पूर्वी भारत और बांग्लादेश से टकराए शक्तिशाली तूफान अम्फन के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 2 दशकों में आने वाला ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी बांग्लादेश में तेज हवाएं चली हैं और भारी बारिश हुई है। तूफान के कारण कई जगहों पर सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, हजारों घर नष्ट हुए हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अम्फन की वजह से करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं और 5 मीटर तक ऊंची लहरें समुद्र तट से टकराईं। जो बंगाल की खाड़ी जनवरी के सर्द मौसम में शांत लहरों से भरी होती है, वही बंगाल की खाड़ी मई जून के गर्म मौसम में उफान पर उठ जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, जिसके तट पर लगभग 50 करोड़ लोग रहते हैं। विश्व इतिहास में आए चक्रवाती तूफानों का यह इलाका अक्सर गवाह बना है। एक आंकड़े के मुताबिक 35 बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफानों में से 26 इसी बंगाल की खाड़ी में उठे हैं। इन्हीं तूफानों में अब शामिल हो गया है अम्फन तूफान, जिसे सुपर साइक्लोन भी कहा जा रहा है। इस तूफान के चलते भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही देखने को मिली है। आखिर बंगाल की खाड़ी इतने खतरनाक तूफानों को जन्म क्यों देती है? मौसम विज्ञानी कहते हैं कि यह इलाका तूफानों के लिए सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर चलने वाली तेज हवाएं तट पर आने वाली लहरों को जोर से ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिसके चलते आमतौर पर तूफान के साथ पानी भी खाड़ी के ऊपर चला जाता है और इसे एक बेहद खतरनाक बना देता है। इसके साथ ही इस इलाके में समुद्र तल का तापमान भी ज्यादा होता है, जो हालात को और ज्यादा बुरा बना देता है। भारत के मौसम विभाग के प्रमुख एम महापात्रा कहते हैं कि यह एक गर्म समुद्र है, जिसके चलते यहाँ बेहद खतरनाक तूफान आते हैं। बंगाल की खाड़ी के अलावा दुनिया के कुछ और इलाके भी हैं जहाँ खतरनाक तूफान पैदा होते हैं, जिसमें लुसियाना का गल्फ कोस्ट शामिल है। लेकिन मौसम विज्ञानी बॉब हेंसन के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के आसपास आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इससे प्रभावित होने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ जाती है और यह सबसे खतरनाक तूफान में तब्दील हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में लगभग हर साल तूफान आते हैं, जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित करते हैं। साल 2007 में सिद्र तूफान के कारण बांग्लादेश में 3500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। साल 1999 में ओडिशा से टकराए सुपर साइक्लोन ने करीब 10,000 से अधिक लोगों की जान ली थी। इससे 8 साल पहले आए एक तूफान के चलते बांग्लादेश में कम से कम 1,39,000 लोगों की मौत हुई थी। साल 1970 में तूफान और बाढ़ के कारण कम से कम 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में आज देखिए लॉकडाउन का पर्यावरण पर पॉजिटिव इफेक्ट। मार्च के बाद से 17% तक घटा कार्बन उत्सर्जन, हवा की गुणवत्ता में आया सुधार, लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी फिर बदतर हो सकते हैं हालात। प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते लोगों पर भी बरकरार संक्रमण का खतरा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं उदित मेहरा। कवर स्टोरी में बात होगी कोरोना काल में पर्यावरण के हाल की, लेकिन पहले हेडलाइंस। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के पार। WHO के मुताबिक 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा नए केस। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में बेरोजगारी ने भी बढ़ाई दिक्कत। 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,609 नए केस। अब तक 1,13,000 से ज्यादा मामले, कुल 3,457 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप के बिना भी हवाई यात्रा मुमकिन, लेकिन देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन। तूफान अम्फन ने छोड़े तबाही के निशान। पश्चिम बंगाल में कम से कम 72 लोगों की मौत। गिरे पेड़, उखड़े खंभे, घरों और इमारतों को भी भारी नुकसान। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य के दौरे की अपील। इनमें से अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से घरों में कैद है। इसकी वजह से कई तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं। आर्थिक गतिविधियां ठप हैं और बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन लॉकडाउन का पर्यावरण पर अच्छा असर देखने को मिला है। धरती की घुटती सांस लौटने लगी है। कवर स्टोरी में इसी बदलाव की बात।
मार्च के महीने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब हर रोज होने वाले उत्सर्जन में 17% से भी ज्यादा की गिरावट आई थी। मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों में आई ये कमी स्थायी नहीं है। हालांकि अगर इससे सबक लिया गया तो आने वाले समय में पर्यावरण के गंभीर संकट से बचा जा सकता है। बीबीसी संवाददाता डेविड शुकमन की रिपोर्ट। कोरोना काल में दुनिया भर में कई कमाल के बदलाव देखने को मिले हैं। भारत की व्यस्त सड़कें थोड़ी शांत नजर आती हैं और सांस लेने का एहसास बदल गया है। चीन की विश्व प्रसिद्ध दीवार भी साफ साफ नजर आने लगी है। आमतौर पर प्रदूषित रहने वाला पेरिस स्वच्छ हो गया है। वायरस के खिलाफ जंग ने दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसे सुस्त कर दिया है, पर इससे हवा साफ हो गई है और धरती को गर्म करने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। पूरी दुनिया की सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखने को मिल रही है। बिजली की कम मांग से भी बड़ा बदलाव आया है। विमानों के जमीन पर खड़े होने और बेहद जरूरी उड़ानों की वजह से हवा में कार्बन की मात्रा कम हुई है। ये पैटर्न दुनिया भर में देखा जा रहा है। यहाँ रंग जितना हल्का है, उसका मतलब है कि उत्सर्जन में उतनी ही कमी। कुछ देशों में उत्सर्जन लौट रहा है, पर फिर भी ये एक बड़ा बदलाव है। उत्सर्जन में हम प्रतिदिन करीब 17% की कमी देख रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रोड ट्रांसपोर्ट में कमी की वजह से ही ये बदलाव आया है। पर चीन ने अब लॉकडाउन हटा दिया है और वहां सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई है। कार्बन में कमी कोई हमेशा के लिए नहीं आई है। लॉकडाउन के खुलने से मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगा है, पर कई तरह की पाबंदियों का पर्यावरण पर काफी हैरान करने वाला असर हुआ है। कार्बन उत्सर्जन के साथ हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। कई तरह के प्रदूषणों में काफी गिरावट देखी गई है, पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं सुधरने लगेंगी, वैसे ही शहरों में जहरीली हवा का असर दिखने लगेगा। विशेषज्ञों को लगता है कि इस संकट ने हमें दिखा दिया है कि प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक प्रयोग है, पर यह हमें बताता है कि अगर हम सड़कों पर गाड़ियां कम कर दें और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, तो हम वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं। और यही सबसे अहम संदेश है। कई शहर लोगों को साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे वो बीमारी से भी बचे रहें और प्रदूषण भी कम हो। वो उम्मीद कर रहे हैं कि वायरस के खौफ के बीच एक स्वच्छ भविष्य की बुनियाद रखी जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लॉकडाउन के चलते प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन कई जगह कुदरत के प्रकोप से महामारी फैलने का डर बढ़ गया है। चाहे तूफान अम्फन हो, युगांडा में आई बाढ़ हो या फिर प्रशांत द्वीप समूह के देशों का चक्रवात हो, इन आपदाओं की वजह से हजारों लोग विस्थापित हुए और अब कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के कैंप की हैं, जहां तूफान अम्फन की वजह से विस्थापित हुए लोगों को रखा गया है। यहाँ देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं और उन्होंने उचित दूरी भी नहीं बनाई हुई है, जिससे कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। बांग्लादेश में अभी कोरोना वायरस के 28,511 मामले हैं और 408 लोगों की जान जा चुकी है। और ऐसे कैंपों में कोरोना के इस दौर में रहना कितना खतरनाक है और क्या दुनिया भर की एजेंसियां यहाँ के हालात सुधार सकती हैं, बता रहे हैं बीबीसी पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। जो ये बड़े बड़े जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, जैसे कि यूएन की या फिर रेड क्रॉस या ऑक्सफैम, इन्होंने हमें क्या बताया है कि संसार की विश्व की अलग अलग जगह पर, जैसे कि आप देखिए पूर्वी अफ्रीका में जो हुआ, अब भारत में जो हो रहा है, और जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स जैसे कि फिजी, वानुआटू, टोंगा, सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ सब इन्होंने क्या देखा कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जब मौसम इतना बिगड़ता है और जो चरम मौसम की जो इम्पैक्ट्स हम देखते हैं, चाहे वो समुद्री आंधी हो या फिर भारी बरसात या फिर लैंडस्लाइड्स वगैरह, इसकी वजह से जब लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, घर से भाग जाने की मजबूरी होती है, तो उनको जहां ले जाया जाता है, जो इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं, वहां कोविड-19 की गाइडलाइंस जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करना, वो करना असंभव होता है। इसी तरह से पानी या फिर साबुन ये उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। और जब मैंने भारत के लोगों से, जैसे कि उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के लोगों से बात की, उनका भी यही कहना था कि अब उन्हें डर है कि ये जो
जहाँ वो उनको ले जाया जाएगा, वहाँ काफ़ी भीड़ होगी और ये भी बता रहे थे कि ये जो इवैक्यूएशन सेंटर्स हैं, उनमें से कई जो है वो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में पहले उनकी इस्तेमाल किया गया था उस जगह की। तो ये भी डर है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ हैं, इनका ये कहना है कि जब वो आप राहत की सामग्री वितरण करते हैं, जैसे कि खाना या फिर दूसरी चीज़ें, उसमें वो खाना और वो जो पैक्स होते हैं या फिर कोई कंबल हो, वो जो आप वहाँ इसमें लिखते हैं वो चीज़ें सामग्री में, राहत सामग्री में, उससे भी शायद लोगों को कुछ याद आए और वो कुछ करें, ये एक आशा है। लेकिन ये सब मानते हैं कि इतना आसान नहीं है। इसके लिए विश्वव्यापी रूप में इस बारे में चिंतन मनन करके नया जो नीति है, वो तय करना है। तूफान अम्फन ने जहां बांग्लादेश और भारत के कुछ राज्यों में काफ़ी तबाही मचाई है, वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में बाढ़ ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। पश्चिमी युगांडा के कसीस ज़िले में हाल ही में ये भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से यहाँ सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। रेड क्रॉस के राहत कर्मियों का कहना है कि इस वक्त बाढ़ प्रभावित हज़ारों लोग चर्च और स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। इन जगहों पर पानी, साबुन और साफ सफाई की कमी है। बाढ़ की वजह से लगभग 6 देशों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। युगांडा में कोरोना वायरस के कुल 145 मामले हैं और अभी तक इससे किसी की जान नहीं गई है। पर कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं गर्मी में ओलावृष्टि। इस साल जो कुछ भी देखने को मिला वो मौसम के हिसाब से सामान्य नहीं था। ये क्यों हो रहा है और क्या इसे रोका जा सकता है, इस बारे में बता रहे हैं नवीन सिंह खड़का। जो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक हैं, इनका वार्निंग और एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आए हैं, इनका ये कहना है कि जो समुद्री आंधी या फिर जो चरम मौसम प्रणाली जो है, जैसे कि भारी बरसात होना या फिर जो लैंडस्लाइड्स वगैरह, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, ये अब बढ़ता ही जाएगा। जो जिस तरह से पृथ्वी की तापक्रम बढ़ रहा है और फिर जो समुद्र की पानी जिस तरह से गर्म हो रहा है, इसकी वजह से ये सब चीजें जो है ये बढ़ता ही जाएगा। और उसके साथ-साथ भी ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दूसरी तरह की वायरस महामारी फैल गया, तो इससे कैसे बचना है? ये जो दो तरह की मार है, ये अब बहुत ही बड़ा चुनौती बनता जा रहा है। कुदरत के कहर से बचना है तो आगे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, लेकिन क्या दुनिया कोई सबक लेगी? जवाब आगे आने वाले वक्त में ही मिलेगा। और ब्रेक के बाद जानिए क्यों ब्रिटेन में रह रहे काले और एशियाई मूल के लोगों पर है कोरोना का ज़्यादा खतरा। और चरमपंथियों को दफनाने को लेकर क्या है परिजन का शिकवा। बीबीसी दुनिया में अभी भी है बहुत कुछ बाकी। बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज्यादा असर लंदन में दिखा है। पूर्वी लंदन का न्यूहैम इलाका भी बुरी तरह प्रभावित रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग काले और एशियाई मूल के हैं। इस पिछड़े इलाके के लोगों पर कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। देखिए बीबीसी संवाददाता माइकल बुकैनन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस सब पर एक जैसा संकट नहीं लाता। लंदन के न्यूहैम में गरीब तबके के लोगों पर इसकी बहुत बुरी मार पड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने करीब 30 लाशें दफनाई है। न्यूहैम में ज्यादातर काले और एशियाई मूल के लोग रहते हैं और ये ब्रिटेन के दूसरे इलाकों के मुकाबले पिछड़ा इलाका है। कोविड-19 की महामारी ने यहाँ कईयों की जान ले ली है। यहाँ की जामिया मस्जिद में लोगों ने इस वायरस का एक भयानक चेहरा देखा है। मृतकों को दफनाने के लिए आगे आने वाले लोगों ने बताया कि शवों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से हमने एक दिन में 6 से 7 लाशें दफन की हैं। हम उन्हें यूं ही छोड़ तो नहीं सकते। पारंपरिक तरीके से धोए बिना हम उन्हें दफन नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते कि उन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। कोरोना संकट देख चुके लोगों के सामने अब जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है। इस स्कूल के कई टीचर वायरस से संक्रमित हुए। कईयों ने अपने परिजनों को खोया। एक स्टाफ ने 2 ऐसे बच्चों का जिम्मा उठाया है जिनके माँ बाप अब नहीं रहे। हम उनके लिए सब कुछ पहले जैसा तो नहीं कर सकते, मगर आने वाला भविष्य बेहतर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं।
इस संकट ने ब्रिटेन में लंबे अरसे से चली आ रही असमानता को फिर से उजागर किया है। गरीबों को लगता है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। भारत प्रशासित कश्मीर में लॉकडाउन के बीच मुठभेड़ों में मरने वाले अधिकतर चरमपंथियों के शव उनके परिजन को नहीं सौंपे जा रहे। इन शव इन्हें घर से दूर दफनाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 14 साल के एक आम नागरिक के शव को भी दूर के कब्रिस्तान में दफनाया गया। प्रशासन का कहना है कि जनाजे में भीड़ ना जुटे इसलिए ऐसा किया जा रहा है, मगर मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की रिपोर्ट। भारत प्रशासित कश्मीर में रहने वाले मोहम्मद शफी के 14 साल के बेटे की सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। शफी को मलाल है कि उनके बेटे का शव परिवार को नहीं सौंपा गया और घर से 30 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान में दफन किया गया। हमने प्रशासन से कहा कि वो आम नागरिक था, तो उन्होंने कहा ज्यादा भीड़ न जुटे, इसके लिए हमें शव सौंपने की इजाजत नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई नागरिक मरता है तो शव को परिवार को सौंपा जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। प्रशासन का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भीड़ जुड़ने से कोरोना वायरस ना फैले। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बीबीसी से कहा है कि इसी कारण परिजनों की सहमति और उनकी मौजूदगी के बीच 14 साल के लड़के के शव को एकांत में दफनाया गया था। उनका कहना था कि परिजनों को शवों को पहचानने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। कोविड-19 फैलने के बाद से ही अधिकतर चरमपंथियों के शवों को भी परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है। पुलिस स्टेशन में हमें कहा गया कि आप बेटे का शव नहीं देख सकते। मैंने कहा कि अगर आपने मुझे उसे देखने नहीं दिया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। उन्होंने मुझे जाने दिया, मगर वहां पहुंचे तो पहले ही उसे दफन कर दिया गया था। कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि परिजनों को शव न सौंपना गलत है। आप डिनाई कर रहे हैं उनको जो एक बरियल होती है, प्रॉपर बरियल होती है, क्योंकि सोनमर्ग जाने के बाद एक 100 किलोमीटर जहाँ के रास्ता बंद होता है एंड आप वहाँ पे दफन कर रहे हैं अपनी चॉइस का। ये वायलेशन है अपने कानून का यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है। ये वायलेशन है इंटरनेशनल जो जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है यहाँ पे। चरमपंथियों के जनाजे में भारी भीड़ जुटती रही है। कई मौकों पर लोग जुनून में आकर भारत विरोधी नारे भी लगाते हैं और कई बार हिंसक झड़पें भी होती है। आमिर पीरजादा, बीबीसी न्यूज, श्रीनगर। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बीबीसी दुनिया में देखिए कोरोना से जंग में जुटे 95 साल के पूर्व फौजी। तो आगे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। कहते हैं कोशिश करने के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होती, और ये साबित किया घाना के 95 साल के पूर्व सैनिक जोसेफ हैमंड ने। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए फंड जुटाने के मकसद से ये वॉर वेटरन रोज 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकी प्रेरणा ब्रिटेन के कैप्टन मोर हैं, जिन्होंने NHS के लिए करीब 3 अरब रुपए जुटाए थे। एक मिशन में जुटे पूर्व सैनिक 95 साल के प्राइवेट हैमंड चंदा जुटाने के लिए मिशन पर हैं। राजधानी अकारा की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चलकर वो पूरे अफ्रीका के नेताओं से समर्थन और सहयोग की अपील कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग इसे गंभीरता से लें, क्योंकि ये जानलेवा है। शुरू में लोगों ने इसे मजाक समझा। हम एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मोर्चे पर डटे कर्मचारियों और खतरे के लिए संवेदनशील पूर्व सैनिकों के लिए लोग सहयोग करें। अफ्रीका में कोरोना के मामले बाकी दुनिया के मुकाबले कम हैं, मगर संक्रमितों की संख्या बढ़ी तो यहाँ का नाजुक हेल्थ सिस्टम लड़खड़ा सकता है। हमें और PPE चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए। वो इसी काम में मदद के लिए पैसा जुटा रहे हैं। मैं लोगों से सहयोग की अपील करता हूं ताकि हमारे पास PPE खरीदने के लिए पैसे आ सके। जोसेफ हैमंड 16 साल की उम्र में रॉयल वेस्ट अफ्रीकन फ्रंटियर फोर्स में शामिल होकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी अफ्रीका के 2 लाख सैनिकों के साथ बर्मा गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले घाना के कई पूर्व सैनिक अभी जिंदा हैं। जोसेफ हैमंड
उन्हीं में से एक हैं और जिंदगियां बचाने के लिए इस उम्र में भी पूरी शिद्दत के साथ अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। और कोरोना के इस दौर में 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में अपनों को गले भी नहीं लगा पाना अखरता है। पर इसका रास्ता ढूंढ निकाला है कनाडा के इस परिवार ने, ये हग ग्लव्स बनाकर, ताकि दूर दूर रहकर भी पास पास होने के लिए एहसास बना रहे। तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithin।